प्रेशर और प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स और उनका आपस में रिलेशनशिप, जो प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, चलो वो वैल्यूज दोबारा मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, जो इनका जो रिलेशनशिप वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, तो बेटा नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है, देखो 1 atm, बेटा 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है ये बराबर होता है 14.7 psi के। बेटा psi है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच 14.7 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 टार के, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101325 पास्कल के, और ये बराबर होता है 101325 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये बराबर होता है 1.01325 बार के। तो बेटा ये डिफरेंट यूनिट्स हैं प्रेशर के, जो आपस में क्या है, इनका इक्वल है ये। अच्छा, अगर इनकी कन्वर्जन करना चाहो तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये टेबल बेटा याद करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी भी प्रेशर के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ एनर्जी के यूनिट भी दिए गए हैं बेटा, इसके अंदर एनर्जी की कन्वर्जन भी दी है उन्होंने, तो वो भी लिखवा देता हूं क्योंकि इसके अंदर आ गई है, तो वो भी लिखवा देता हूं। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर के। बेटा 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 जो जूल है 1 न्यूटन मीटर के बराबर है, और उसके बाद 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 पावर 7 अर्ग के। बेटा 1 जूल के अंदर 10 पावर 7 अर्ग होते हैं, और उसके बाद है 1 जूल 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मगर यहां पे लिखा हुआ है 4.18। ठीक है, तो बेटा ये इनकी कन्वर्जन थी। अच्छा, अब आते हैं इनको कन्वर्ट किस तरह किया जाएगा। अगर सपोज करते हैं आपको कहा जाता है भाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में इसको टार में तब्दील कर दो, बेटा प्रेशर आपको दिया गया है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको टार में तब्दील करना है, तो आपको एटमॉस्फेयर को टार में तब्दील करने के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर है वो याद करना पड़ेगा। बेटा ये कन्वर्जन फैक्टर ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन, कन्वर्ट 1.5 atm टू टार, या 2.5 atm टू टार। ठीक है, टार में या मिलीमीटर में, क्योंकि दोनों का जवाब बराबर ही आएगा। ठीक है, तो बेटा 1.5 एटमॉस्फेयर को अब टार में कैसे तब्दील करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 760 से। बस बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब है जितनी भी एटमॉस्फेयर की वैल्यूज हैं बेटा, जितनी भी एटमॉस्फेयर की वैल्यूज हैं उनको 760 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर यही कहता है। ठीक है, इसका जो देखो कन्वर्जन जो है कि 1 atm
बराबर है 760 टार के। बेटा देखो 1 ATM किसके बराबर है, 760 टार के बराबर है। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, पता है आप लोगों को। 760 टार को डिवाइड कैसे करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 1.25 है। बेटा 1.25 ATM कितने के बराबर होंगे, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.25, तो अब एटमॉस्फेयर। और यूनिट देखो कैंसिल हो गया, ATM ATM में कैंसिल हो गया। आप 760 को मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से, फिर जो भी जवाब आ जाए। तो अब देखो अगर डायरेक्ट करना है तो ये करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अगर हमें प्रॉब्लम हल करना है तो क्यों हम इसको कैलकुलेशन करके हल करें, बेटा डायरेक्ट हो जाएगा। 2.5 को डायरेक्ट 760 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब जितना भी प्रेशर आपको ATM में दिया गया है उसको 760 से आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको वैल्यू टार में दी गई है और उसको ATM में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा देखो ये तो आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया गया था, उसको टार में तब्दील करना। एक और भी दे देता हूं, कर लेना। ठीक है बेटा, अब आते हैं दूसरा प्रॉब्लम है। एट 800 टार टू एटमॉस्फेयर, जो 800 टार हैं उसके एटमॉस्फेयर कितने बनेंगे, तो बेटा डिवाइड करना पड़ेगा, टार को डिवाइड करना पड़ेगा 760 से। ठीक है, मगर अगर इसका हल करते मेथड, बेटा इसका जो मेथड है वो ये कहता है कि 760 टार बराबर होते हैं 1 ATM के। देखो लिखा हुआ है 760 टार बराबर है 1 ATM के। 760 टार एक एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो 1 टार किसके बराबर होगा, 1 ATM अपॉन 760। ठीक है बेटा, एक टार किसके बराबर होगा, एक के लिए हम डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड बाय 760। अच्छा तो 800 टार किसके बराबर होंगे, ठीक है, तो 1 ATM डिवाइड बाय 760 टार मल्टीप्लाइड बाय 800 टार। तो अब देखो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, टार टार में कैंसिल हो गया। तो अब बेसिकली तो 800 को डिवाइड कर रहे हैं 760 से। बेटा 800 को 760 से हमने डिवाइड किया है, शायद जवाब आएगा 1.05। फिर भी आप कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है इधर उधर हो। और इसके क्वेश्चंस भी पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, 950 टार, बेटा 950 टार कितने एटमॉस्फेयर के बराबर है, ठीक है, या जो है वो 1520 टार कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होंगे। क्वेश्चन एक मुझे लगता है इसमें एक आया हुआ है क्वेश्चन, वो ये है कि 950 टार को एटमॉस्फेयर में तब्दील करना है। शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, पुराने पेपर के अंदर है। और ये सिंध के सिलेबस की बेटा वैल्यू है, उसी से दिया था उन्होंने, पुराने पेपर हैं ये। ठीक है, तो कन्वेरिएंट बेटा आ सकती है, किसी यूनिट की बेसिक चीजें आ सकती हैं कि भाई वो चेक करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को इस चीज का पता है या नहीं पता है, तो बेटा कन्वर्ट करना इनको। तो ये एक आपके लिए होमवर्क है। और एक और दे रहा हूं आपको मैं, ये कर लेना। अच्छा अब जो फेडरल के सिलेबस के अंदर बेटा कन्वर्जन है उनको कर लेते हैं। जो फेडरल के बुक में कन्वर्जन दी गई है, अच्छा वो दी गई है कि 10 पास्कल को किलो पास्कल में तब्दील कर देंगे। बेटा 10 पास्कल है, इसको किलो पास्कल में तब्दील करो।
और 10 पास्कल को एटमॉस्फेयर में तब्दील करो। बेटा इसके अंदर जो कन्वर्जन दी गई है, और पेज आपको बता दे तो 81 पे, 81 पेज पर जो कन्वर्जन दी गई है वो आपको मैं बता रहा हूं कि 10 पास्कल किलो पास्कल में, अच्छा दूसरा एटमॉस्फेयर में तब्दील कर दो। बेटा 10 पास्कल के किलो पास्कल कितने बनेंगे? किलो का मतलब ही 1000 है। अब देखो कन्वर्जेंस की ये है, देखो बेटा 1000 पास्कल बराबर है 1 किलो पास्कल। देखो 1000 पास्कल क्या है, जिस तरह 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर है, इस तरह 1000 जो पास्कल हैं वो 1 किलो पास्कल है। 1000, हाँ तो 1 पास्कल किसके बराबर होगा बेटा? 1 पास्कल किसके बराबर होगा? तो 1 किलो पास्कल डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास कितने पास्कल हैं बेटा? 10 पास्कल के 10 पास्कल के कितने किलो पास्कल बनेंगे? 10 पास्कल तो 1 सेम वैल्यू लिखेंगे हम, 1 किलो पास्कल डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 पास्कल। ये पास्कल पास्कल में कैंसिल हो जाएगा यूनिट, ठीक है, और डिवाइड आएगा किलो पास्कल में। तो 10 को डिवाइड कर दें 1000 से बेटा, 10 को 1000 से डिवाइड कर दें तो जवाब आएगा 0.01 किलो पास्कल। इसका मतलब है जितने पास्कल दिए गए उनको 1000 से डिवाइड कर दो। देखो बेटा जितने आपको पास्कल दिए गए हैं, अगर आपको 100 पास्कल दिए जाते हैं कि किलो पास्कल में तब्दील कर दो, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, 100 को डिवाइड 1000 से करना पड़ेगा, 0.1 आएगा। अगर आपको कहा जाता है 1000 पास्कल किसके बराबर है, तो 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, जवाब 1 आ जाएगा, जो ऊपर कैलकुलेशन की हुई हमने। अगर 10 पास्कल है तो 10 को 1000 से डिवाइड कर दे, फाइनल तो नतीजा यही निकल रहा है ना बेटा। हम क्या कर रहे हैं, 10 को 1000 से डिवाइड किया हमने, फाइनल तो यही हुआ, ठीक है। तो ये है पास्कल को किलो पास्कल में तब्दील करना, जैसे ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करते हैं इस तरह ही कन्वर्ट करना है इसको बेटा। जब ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां भी जब पास्कल को किलो पास्कल में तब्दील करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देना। अब आते हैं इसको कन्वर्ट करें एटमॉस्फेयर के अंदर। बेटा 10 पास्कल टू एटीएम, 10 पास्कल को एटमॉस्फेयर प्रेशर में तब्दील करना है, ठीक है। तो उनका कन्वर्जन फैक्टर देखो, कन्वर्जन फैक्टर क्या कहता है बेटा? कन्वर्जन फैक्टर ये कहता है 101,325 पास्कल 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। यही कन्वर्जन फैक्टर है इसका कि भाई 101,325 पास्कल 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है बेटा। 101,325 पास्कल 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो 1 पास्कल किसके बराबर होगा? 1 के लिए हम डिवाइड करते हैं, 1 एटीएम को डिवाइड करेंगे किससे? 101,325 पास्कल के साथ। अब हमारे पास गिवन पास्कल कितने हैं, और जितने भी पास्कल गिवन उनको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। तो 10 पास्कल किसके बराबर होंगे बेटा? 10 पास्कल बराबर होंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो,
ये कैंसिल हो जाएंगी पास्कल, बेटा कैंसिल हो गए, जवाब आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो इसका मतलब है 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 101325 से। बेटा 10 को जब डिवाइड करेंगे आप 101325 से, जवाब आएगा 0.00040 आते हैं 98 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये इतने एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। तो ये कन्वर्जन थी, जो इसके अंदर दो प्रॉब्लम दिए गए थे बेटा कन्वर्जन के। अच्छा, बाकी तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कन्वर्जन फैक्टर बेटा याद होना चाहिए। अगर कन्वर्जन फैक्टर याद है तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी वैल्यू को। आप पीएसआई को एटमॉस्फेयर में तब्दील कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को आप पीएसआई में तब्दील कर सकते हैं, या एटमॉस्फेयर को आप टार में तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपको बात बता दो, वो ये है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बराबर होता है 1 पास्कल के। ये बराबर होता है 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर के। बेटा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? 1 पास्कल के बराबर है। अच्छा, वो बराबर किसके है? 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये तीनों यूनिट आपस में बराबर हैं। अगर आपको कहा जाता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के कितने पास्कल बनेंगे, हम कहेंगे 1, बराबर हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, 1 टार बराबर होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। बेटा 1 टार किसके बराबर है? देखो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। 1 टार 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। तो ये बेटा कुछ कन्वर्जन है इनकी, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। अब आते हैं गैस लाज पे। जो गैस के लाज हैं, बेटा गैस लाज में आपको पता है कि गैसेस जो हैं, जो गैसेस हैं वो प्रेशर लगाती हैं ड्यू टू कोलियन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसका मतलब है गैस प्रेशर लगाती है, गैस का वॉल्यूम होता है, गैस का टेम्परेचर होता है, गैस के मोल्स होते हैं, और गैस डिफ्यूज भी होती है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी होता है। ठीक है। और गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन क्वांटिटीज का आपस में रिलेशनशिप है। ये बेटा जो क्वांटिटीज मैं आपको बता रहा हूं, इनका आपस में रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप की स्टडी को हम कहते हैं गैस लॉज। देखो गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन, या गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, गैस प्रेशर भी लगाती है। तो अगर 2-3 गैस को मिक्स करेंगे तो हर गैस के प्रेशर को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, अकेली गैस के प्रेशर को। तो इनका आपस में रिलेशनशिप है। उसी रिलेशनशिप के स्टडी को हम कहते हैं गैस लॉज। बेटा वो क्या कहलाता है? गैस लॉज कहलाता है। अब गैस लॉज में एक है बॉयल्स लॉ। बेटा बॉयल्स लॉ में क्या है? रिलेशनशिप है। बॉयल्स लॉ की जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। बेटा देखो बॉयल्स लॉ में, गैस लॉज में जो बॉयल्स लॉ आता है ना, इसमें रिलेशनशिप किसके दरमियान है? ये कहता है जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। बेटा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है इनवर्स है। तो इसका मतलब है जो रिलेशनशिप जिसके हम स्टडी कर रहे हैं वो है पीवी रिलेशनशिप, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बेटा ये बॉयल्स लॉ हो गया, ये भी हम पढ़ेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप
जो इनवर्स होता है, क्योंकि जितना हम प्रेशर लगाते जाते हैं, जितना भी गैस के ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है इनवर्स है। बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, इसके लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो यह है बॉयल्स लॉ। अब आते हैं चार्ल्स लॉ पे। अच्छा, चार्ल्स लॉ में जिस रिलेशनशिप की हम स्टडी करते हैं वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। बेटा वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है जो डायरेक्ट है। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है। ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर देंगे गैस को, बेटा गैस का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर को कम करने से क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, गैस के मॉलिक्यूल स्लोली मूव करते हैं, क्लोज आ जाते हैं और अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है इनका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो रिलेशनशिप जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। अब आते हैं एवागाड्रो लॉ पे। अच्छा, ये कहता है जो वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। बेटा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर दो गैसेस के वॉल्यूम बराबर हैं तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। यही एवागाड्रो लॉ कहते हैं। तो बेटा इसमें जो रिलेशनशिप जिसकी हम स्टडी करते हैं वो है वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। तो ये कहता है वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो रिलेशनशिप किसके दरमियान है, वी इन रिलेशनशिप, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशनशिप है बाय कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, अब आते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है गैस का है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस का जो डिफ्यूज होने का रेट है, जो गैस की डिफ्यूज होने की वेलोसिटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट, टू द अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ग्राम्स लॉ में जो हम स्टडी करते हैं वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी के दरमियान, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर मास के दरमियान। बेटा ग्राम्स लॉ में जो हम स्टडी करते हैं वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस का डिफ्यूज करने का रेट, और उसके साथ उसकी गैस की डेंसिटी। इसमें यह कि जो हल्की गैस है जिसकी डेंसिटी कम है उसका रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब रिलेशनशिप इनवर्स हुआ ना। जो लाइट गैस है, लाइट गैस से डिफ्यूज मोर रैपिडली, जो हल्के में हल्की गैस होती है वो तेजी से डिफ्यूज होती है, और जो हैवी गैस है वो आस्ता आस्ता डिफ्यूज होगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो होगा। तो ग्राम्स लॉ में बेटा जो स्टडी करते हैं वो रेट ऑफ डिफ्यूजन और किसके दरमियान, डेंसिटी ऑफ द गैस। ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो रेट और किसके दरमियान है, डेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप है या मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशनशिप। बेटा देखो रेट और डिफ्यूजन या डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास, एम का मतलब है मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, अच्छा उसके बाद है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
अच्छा, तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा गैसेस को एक सिलेंडर के अंदर बंद कर देंगे, बेटा दो या दो से ज्यादा गैसेस को आप एक सिलेंडर के अंदर बंद कर दें जो केमिकली रिएक्ट ना करें, बेटा दो गैसेस हों या दो से ज्यादा गैसेस हों जो केमिकली रिएक्ट ना करें, आपस में उनका रिएक्शन ना हो केमिकली, ठीक है। अगर केमिकली रिएक्ट करती है तो फिर डाल्टन्स लॉ अप्लाई भी नहीं होगा उन गैसेस के लिए। मतलब जो डाल्टन्स लॉ है वो रिएक्टिव मिक्सचर के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर सपोज करते अमोनिया और HCl ले लिया तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन गैस ले लेंगे तो फास्जिन गैस बन जाएगी, डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो डाल्टन्स लॉ अप्लाई होता है नॉन रिएक्टिव मिक्सचर के लिए। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन ले लेंगे HCl बन जाएगा तो भी डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो डाल्टन्स लॉ अप्लाई किसके लिए होता है? नॉन रिएक्टिव मिक्सचर के लिए अप्लाई होता है। मतलब ऐसा गैस का मिक्सचर है जो आपस में रिएक्ट ना करे, तो हर गैस अलग प्रेशर लगाएगी। जो हर गैस है वो अलग प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं पार्शियल प्रेशर को आप सम करेंगे, जो गैसेस के पार्शियल प्रेशर हैं उनको आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल प्रेशर, ठीक है। तो क्या है बेटा कि टोटल प्रेशर जो है PT, ये सम है पार्शियल प्रेशर 1 गैस, पार्शियल प्रेशर सेकंड गैस एंड पार्शियल प्रेशर थर्ड गैस एंड सो ऑन। इसका मतलब मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं अगर उनके पार्शियल प्रेशर्स को हम सम करेंगे तो मिलेगा टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, या टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, ठीक है। तो ये बेटा लॉज हैं। अब इसके अंदर दो लॉज सिलेबस के अंदर नहीं है, ग्राम्स लॉ और डाल्टन्स लॉ सिलेबस के अंदर नहीं लिखे गए, मगर थोड़ा कुछ इसका पढ़ लेंगे जरूर, ठीक है। क्योंकि अब पॉसिबल है कोई ऐसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई आ जाए तो ब्रीफली इसको हम पढ़ भी लेंगे आगे, मगर जो पढ़ेंगे हम वो ये तीन लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, और इनसे बनती है जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं बेटा बॉयल्स लॉ पे आते हैं हम। पहले ये बॉयल्स लॉ को क्लियर करेंगे, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स का क्लियर कर लेंगे, उसके बाद चार्ल्स लॉ को, उसके बाद एवोगाड्रो लॉ को पढ़ेंगे, फिर इनसे जो आइडियल गैस इक्वेशन बनती है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आगे इनके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो कर लेंगे हम। बेटा बॉयल्स लॉ मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो रिलेशनशिप है PV रिलेशनशिप है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसके अंदर जो जिस रिलेशनशिप की हम स्टडी करते हैं वो है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं इसके अंदर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप होगा, इसका मतलब है जब प्रेशर वॉल्यूम की रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं तो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, गैस का जो अमाउंट होगा उसको भी हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। बेटा गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो जो 17वीं सेंचुरी के अंदर रॉबर्ट बॉयल और उसका जो एक असिस्टेंट था रॉबर्ट हुक, उन्होंने दोनों ने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम, कि भाई प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम के ऊपर, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप की स्टडी की थी, ठीक है। जिनके अंदर उन्होंने प्रेशर को चेंज करके देखा कि वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रेशर और जो वॉल्यूम का रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उनका जो उन्होंने 1662 के अंदर ला दिया था वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास। देखो यहां भी लिखा हुआ है, देखो इसकी डेफिनेशन में भी है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास। गिवन मास से मुराद है कांस्टेंट मास,
मतलब जो सिलेंडर के अंदर आपने गैस को फिल किया है, भले 1 मोल लिया, तो अब उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर मोल को आप चेंज कर देंगे, अमाउंट को चेंज करेंगे, तो वॉल्यूम तो वैसे उससे भी चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको अमाउंट को, गैस को कांस्टेंट जितना भी रखें आप, 1 मोल ले लें, हाफ मोल ले लें, 2 मोल ले लें, जितना भी आप मोल ले लें, जितना भी आप अमाउंट लें, मगर उसको बाद में चेंज ना करें। तो ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब देखो 2 चीजें इसके अंदर कांस्टेंट रखी गई हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन में बता रहा है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास। गिवन मास से मुराद है जितना भी मास आपको दिया गया है, अब उसको चेंज नहीं करना है, और टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है। देखो इन दोनों को कांस्टेंट क्यों रखते हैं हम, क्योंकि बेटा दोनों का वॉल्यूम पर असर पड़ता है। अगर गैस के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो उससे भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो फिर आपकी जो स्टडी थी, जो प्रेशर का इफेक्ट था, वो तो सही पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से जो इफेक्ट पड़ा था, वॉल्यूम पे इफेक्ट होना था, ठीक है, तो वो तो अपने अमाउंट को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इफेक्ट पे, मतलब वो प्रेशर का इफेक्ट आप सही जज ही नहीं कर पाएंगे, और टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पर। इसलिए इन दोनों वेरिएबल्स को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन है, द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गिवन मास की जगह पे मैं कांस्टेंट मास लिख देता हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास की जगह पे मैं कांस्टेंट मास लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट मास, ठीक है, समझे। गिवन मास ये, मगर चेंज करके मैंने लिख दिया इसको। तो गिवन ऑफ कांस्टेंट मास, वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखो वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जो गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। इसके लिए टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर को भी आपने कांस्टेंट रखना है। इधर देखो, देखो ये बेटा गैस का सिलेंडर है, ठीक है, गैस का सिलेंडर है जिसके अंदर आपने गैस को फिल किया है, इसके अंदर गैस को आपने फिल किया है, ठीक है। इसका जो आपने वॉल्यूम रखा है बेटा, इसका जो आपने वॉल्यूम रखा है V1, इनिशियल वॉल्यूम, जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, अच्छा वो रखा हमने 2 dm³, और जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर बेटा, जो इनिशियल प्रेशर है P1 वो 1 एटमॉस्फेयर है। देखो जो गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं आप 1 एटमॉस्फेयर है, और जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है 2 dm³ है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मोल 1 है बेटा, जो गैस का मोल है वो क्या है 1 मोल। अच्छा अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को डबल कर देते हैं बेटा, प्रेशर को हम डबल कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर को कर देते हैं 2 एटमॉस्फेयर, प्रेशर को बढ़ा देते हैं। जब प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो अब क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वेट डालना पड़ेगा, आप लोगों को ज्यादा वेट डालना पड़ेगा बेटा। ये सपोज करते हैं प्रेशर लगा रहे हैं ना, वेट डाल रहे हैं, ठीक है, वजन डाल रहे हैं,
तो क्या होगा, पिस्टन नीचे जाएगा और वॉल्यूम रिड्यूस टू हाफ, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इसका हाफ हो गया है। गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज हो गए हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब आ गए हैं, और जो V2 बना है हमारा, V2 सेकंड वॉल्यूम, बेटा वो 1 dm कोड हो गया, और जो P2 है वो 2 एटमॉस्फेयर हो गया। अच्छा, टेम्परेचर सेम रखा हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मोल भी सेम है। तो देखो दो चीजें हमने कांस्टेंट रखी हैं, अमाउंट भी सेम रखा हमने, वही 1 मोल, टेम्परेचर सेम रखा हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ प्रेशर को हमने चेंज किया और प्रेशर को हमने डबल कर दिया है, और प्रेशर को डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो गया। तो बॉयल्स लॉ की एक अपना है फार्मूला है कि PV इज इक्वल टू के, पी और V का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट होता है। वो आगे में ड्राइव भी करेंगे हम, मगर ये कहते हैं P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है बेटा। अगर हम P और V का प्रोडक्ट को देखेंगे बेटा, P और V का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आगे बेटा ये डेफिनेट आएगा, इसमें जो उसकी डेरिवेशन है उसमें आएगा कि PV इज इक्वल टू के होता है, P और V का जो प्रोडक्ट है प्रेशर वॉल्यूम का कांस्टेंट रहेगा। देखो किस तरह, इसके अंदर भी वही होगा, PV इज इक्वल टू के। हम देखते हैं कि वाकई है या नहीं है, इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जगह की कमी है थोड़ी। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर प्रेशर हमने कितना रखा, इसके अंदर पहले इसको देखो, इसके अंदर प्रेशर क्या था 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम क्या था 2 dm क्यूब। तो जवाब क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। अच्छा, और यूनिट क्या आ जाएगा इसका, ATM dm क्यूब, क्योंकि जाहिर है एटमॉस्फेयर dm क्यूब आएगा बेटा, के का यूनिट जो आएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो PV प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर है, और वॉल्यूम क्या है 1 dm क्यूब है, तो भी जवाब क्या आएगा 2 एटमॉस्फेयर dm क्यूब। तो बेटा जवाब तो के आ रहा है। देखो यहां पे भी वही है, PV इज इक्वल के, P और V को मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर है। देखो P और V की जो बेटा मल्टीप्लीकेशन है के बराबर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम था 2, तो जवाब क्या आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर dm क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्रेशर को चेंज कर दिया, 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो वॉल्यूम हाफ हो गया, 1 dm क्यूब हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जवाब वही आ रहा है। इसका मतलब है P इंटू V, P और V का जो प्रोडक्ट होगा वो के बराबर है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। मतलब जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। अगर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, प्रेशर को हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है बेटा। एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब आते हैं बेटा इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकली किस तरह इसको एक्सप्रेस करेंगे बॉयल्स लॉ को। देखो बेटा बॉयल्स लॉ है कि V वॉल्यूम है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसको ऐसे लिखो या इस तरह लिख दो, सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के या प्रेशर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, बात तो सेम होगी। इनका फार्मूला फाइनली एक ही बनेगा, सेम फार्मूला बनेगा बेटा। इसको ऐसे लिखो या इस तरह लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे हम, इसको हम ड्राइव कर लेते हैं या इसको कर लो, फार्मूला वही बनेगा। अच्छा, प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे बेटा। प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे तो क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देते हैं। जब प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं तो के लगा देते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि PV इज इक्वल टू के। बेटा PV किसके बराबर है, के बराबर है। तो ये समझे बॉयल्स लॉ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो बॉयल्स लॉ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट
ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम at constant temperature is always constant. ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए पी और वी का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। पी और वी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह, इसको देख लो। एक चार्ट बना लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का। यहां पे प्रेशर रखते हैं बेटा, इधर रखते हैं वॉल्यूम। सपोज करते हैं प्रेशर रखा 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम रखा है 8 हमने। बेटा प्रेशर कितना रखा 1, और वॉल्यूम कितना रखा डीएम में 8। प्रेशर को हमने डबल किया, प्रेशर को हमने डबल कर दिया। आपको पता है प्रेशर को डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो जाता है। बेटा प्रेशर को डबल करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रेशर को और बढ़ा दें, प्रेशर को और डबल कर दो, 4 कर दो, तो वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा प्रेशर को और डबल कर दो, 8 कर दो, वॉल्यूम हो जाएगा 1। बेटा देखो, प्रेशर हमने 1 रखा था तब वॉल्यूम था 8, प्रेशर को हमने 2 कर दिया, डबल कर दिया, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया। प्रेशर को हमने और डबल किया इसका, तो वॉल्यूम इसका और हाफ हो गया। ठीक है, अब देखें P और V, P इंटू वी, ये K के बराबर आता है या नहीं आता बेटा? P और V का प्रोडक्ट K के बराबर है या नहीं है? अब देखो, प्रेशर 1 वॉल्यूम 8, जवाब आ गया 8। प्रेशर 2 वॉल्यूम 4, जवाब आ गया 8। प्रेशर 4 और वॉल्यूम 2, जवाब आ गया 8। प्रेशर 8 इंटू 1, जवाब आ गया 8। इसका मतलब है P और V का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो फॉर आइडियल गैस, और इसको भी ड्राइव करेंगे तो वही जे सेम फार्मूला आएगा। बेटा इसको भी आप ड्राइव करो, सेम ही आएगा, सेम। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल के, बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन है कि पीवी इज इक्वल टू के। बेटा ये बॉयल्स लॉ है, पीवी इज इक्वल के। हाँ, अगर इनिशियल प्रेशर P1 हो, देखो ये P1 है बेटा, इनिशियल प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, तो P1 V1 इज इक्वल टू के होगा। बेटा इनिशियल प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 हो, जिस तरह ये इनिशियल प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, तो P1 V1 का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। इस तरफ फाइनल प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, इसका भी प्रोडक्ट के बराबर, ये P2 V2 के बराबर, P3 V3 के बराबर, P4 V4 के बराबर। बेटा देखो P1 V1, ये P1 और ये V1 के बराबर, ये P2 और ये V2 के बराबर, P3 V3 के बराबर, P4 V4 के बराबर, Pn Vn के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि P1 V1 और P2 V2 दोनों बराबर होते हैं। बेटा P1 V1 की प्रोडक्ट, ये P1 V1 का प्रोडक्ट 8, P2 V2 का प्रोडक्ट भी 8, P3 V3 का प्रोडक्ट भी 8, P4 V4 का प्रोडक्ट भी 8। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 किसके बराबर है बेटा, P2 V2 के बराबर है। हाँ, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखो बेटा, ये वॉल्यूम है,
ये देखो वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, तो वॉल्यूम ज्यादा है बेटा, देखो वॉल्यूम ज्यादा है प्रेशर कम है, देखो ये था। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो इसका मतलब है जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, अब आते हैं बॉयल्स लॉ को अगर हम डिस्क्राइब कर दें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, बेटा अगर बॉयल्स लॉ को हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी में हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इधर देखो, ये बेटा वॉल्यूम है V1 और ये प्रेशर है P1, गैस के मार्ग दूर दूर है, ये गैस के मालिक्यूल्स हैं जो दूर दूर है, और T को हमने कांस्टेंट रखा है, ठीक है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा। अब हम क्या करते हैं, गैस के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं, गैस के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, बेटा गैस के वॉल्यूम को हमने रिड्यूस कर दिया, और मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए, करीब आ गए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल सेम ही है, गैस का अमाउंट सेम है, मगर गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज आ गए हैं, करीब आ गए हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हमने, ठीक है। ए वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, देखो अगर गैस के वॉल्यूम को हम डिक्रीज करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट है टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं करे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी नहीं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, विल रिमेन कांस्टेंट, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वो भी टेम्परेचर से रिलेटेड है। मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलाइड होंगे विद वॉल्स ऑफ द स्मॉल वेसल, क्योंकि वेसल अब छोटी हो गई है, वॉल्यूम कम हो गया है। अब देखो वॉल्यूम बेटा कम हो गया है, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है। अब चार वॉल्यूम जब रिड्यूस होगा तो मॉलिक्यूल की कोलियन बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड होंगे और ज्यादा कोलियन से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इससे साबित हो गया, इससे ये प्रूव हो गया कि वॉल्यूम को कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है। बेटा देखो वॉल्यूम को कम करने से प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जब हम वॉल्यूम को कम करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, क्लोज आने से इनमें कोलियन बढ़ जाती है, और कोलियन जितनी बढ़ेगी प्रेशर उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलियन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो प्रेशर है वो कोलियन का नतीजा है, गैस के मॉलिक्यूल्स का विथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जितनी ज्यादा कोलियन होगी उतना प्रेशर बढ़ेगा। तब देखो जब गैस के वॉल्यूम को हम कम करते हैं, गैस के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। नोट कर दो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बेटा चेंज नहीं होगी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, बट मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विथ वॉल्स ऑफ द स्मॉल वेसल, ड्यू टू मोर फ्रीक्वेंट कोलियन प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर बढ़ जाएगा ज्यादा कोलियन से। तो इससे मुराद है, तो ये इसकी है काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक, बेटा काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक बॉयल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब आते हैं हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा ग्राफ वाली रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ इसका किस तरह का बनेगा, बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बॉयल्स लॉ की वो कैसे होगी। अब देखो एक जो ग्राफ बनता है वो बनता है V और प्रेशर के दरमियान,
बेटा वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। उसके लिए जो वैल्यूज हम लेते हैं, देखो वही वैल्यूज ले रहे हैं जो यहां पे हमने ली है, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज रखते हैं और उसके बाद ग्राफ कैलकुलेट करते हैं कि ग्राफ कैसा आता है इसका। ठीक है, चलो इधर ही हम बना लेते हैं ताकि आसान होगा, फिर उधर बना लेंगे दूसरा। थोड़ा इधर ही बना लेते हैं ग्राफ इसका, ताकि वैल्यूज भी सामने हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या है, ये इसका वाई एक्सिस है। अब यहां पे पी ले देते हैं, यहां पे वॉल्यूम रख देते हैं, यहां पे प्रेशर और उधर वॉल्यूम। अच्छा, प्रेशर की वैल्यूज क्या हैं, 1 2 3 4 और यहां पे 8 रख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे वॉल्यूम की वैल्यूज क्या रखेंगे, 1 2 3 4 और यहां पे इसकी भी 8 रख देता हूं। ठीक है, अब देखो बेटा पॉइंट्स मिलाते जाओ, पॉइंट्स को मिलाना है। अब तो चलो रफली इधर बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ऊपर लिखा भी है इसके अंदर। ये ऊपर मैंने लिख दिया है जो मैंने लिखा था यहाँ पे। ठीक है, P1 V1 इज P2 E2। अब हम इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं बेटा। अब देखो प्रेशर 1 और वॉल्यूम 8 है। बेटा प्रेशर 1 है, जब प्रेशर 1 है तो वॉल्यूम 8 है। इधर देखो, यहाँ पे प्रेशर 1 है और यहाँ पे वॉल्यूम 8 है। एक पॉइंट यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको। देखो बेटा एक पॉइंट यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको। क्यों यहाँ पे मैंने क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर 1, बेटा इधर प्रेशर 1 और वॉल्यूम 8 है। अब प्रेशर 2, देखो प्रेशर 2 है, वॉल्यूम 4 है। दूसरी पॉइंट मुझे यहां पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्रेशर 2 और वॉल्यूम 4 यहां पे। अब प्रेशर क्या है, 4 है और वॉल्यूम 2, ये प्रेशर 4 और वॉल्यूम 2। एक पॉइंट मुझे यहां पे लगानी पड़ेगी। क्यों बेटा, प्रेशर 4 और वॉल्यूम 2 है। अब प्रेशर क्या है, 8 है और वॉल्यूम 1। एक पॉइंट मुझे यहां पे लगानी पड़ेगी। ये ज़ाहिर ग्राफ एक रफली बनाया हमने, तो बेटा इस तरह की करवा रही है, ऐसे करवा रही है। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है। बेटा टी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट पे जो कर्व बनती है उसको कहते हैं आइसोथर्म। तो इस कर्व को क्या कहेंगे हम, आइसोथर्म बोलते हैं बेटा। आइसो का मतलब है सेम, थर्म का मतलब है टेम्परेचर या हीट। ठीक है, तो इसको कर्व को क्या कहेंगे बेटा, आइसोथर्म। ठीक है, और वैसे इस तरह की कर्व जो बनती है ये आइसोथर्म क्यों बोलते हैं बेटा, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है थ्रू आउट, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है, इसलिए कर्व को कहेंगे आइसोथर्म। क्या कहेंगे, आइसोथर्म। मगर इस तरह की जो कर्व बनती है ना, जिसके अंदर पीवी इज के के बराबर है, बेटा पीवी इज इक्वल टू के है। देखो पीवी इज के है नहीं, पूरी टर्म के अंदर, पूरी कर्व के अंदर जो पीवी है वो के बराबर है। चाहे कोई भी ले लें, प्रेशर 1 वॉल्यूम 8 तो भी 8, प्रेशर 2 वॉल्यूम 4 तो भी 8, प्रेशर 4 वॉल्यूम 2 तो भी 8, प्रेशर 8 वॉल्यूम 1 तो भी 8 का जवाब, मतलब कांस्टेंट जवाब है। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू के। तो इसको इस तरह की लाइन जो होती है ना, इस तरह का ग्राफ जो बनता है ना, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। बेटा इस तरह की कर्व जो बनती है ना ऐसी, ठीक है, जिसके अंदर पीवी इज इक्वल टू के हो, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला की इक्वेशन है ना वो है एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर है होगा, तो वही पीवी इज इक्वल टू के हो गया, वो हो गया पीवी इज इक्वल टू के, पीवी के बराबर है क्योंकि एक्स एक्स पे प्रेशर, वाई एक्स पे वॉल्यूम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो के बराबर है। तो रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है उसमें भी है कि एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो के बराबर होगा। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के आएगा, तो पीवी को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर के आ रहा है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा अब आगे आते हैं, कुछ और ग्राफ बना लेते हैं, मगर टाइम अब कम है, तो इस ग्राफ को समझे कल दोबारा बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कल से दोबारा हम पढ़ लेंगे, जिसमें ये जो ग्राफ है प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। इसके अलावा प्रेशर पी और 1/v के दरमियान भी हम ग्राफ पढ़ेंगे, पीवी और पी के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो जितने भी ग्राफ्स हैं बेटा वो हम सारे पढ़ेंगे इसके अंदर, डिफरेंट टेम्परेचर पे पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक ग्राफ एक टेम्परेचर का, फिर दूसरा, अब देखो एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर ग्राफ किस तरह आएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राफ किस तरह आएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राफ किस तरह आएगा, डिफरेंट टेम्परेचर पे, वो भी हमने पढ़ना है।